जी हाँ, शुरू करें, बिल्कुल प्रारंभ करें। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 797 ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण का द्वितीय चरण है और आज के मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे श्री संग्राम सिंह रावत साहब, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज सुनौली अल्मोड़ा में कार्यरत हैं। और अभी 5 दिन की, अभी हमने 23 तारीख को जो ऑफलाइन कार्यक्रम किया था रैमजे इंटर कॉलेज में, उसमें एक निर्णायक बतौर आपकी अ, भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। आप वैसे भी हमारे बाल प्रहरी के आजीवन सदस्यों में एक हैं और समय समय पर आपने अपने स्कूल के बच्चों को भी काफ़ी हमारे साथ जोड़ा है। और आज के विशिष्ट अतिथि अर्चित जैन जी, जो कि हमारे बीच उदयपुर राजस्थान से होंगे। अध्यक्षता करेंगे देवज्ञ शर्मा जी, जो कि दतिया मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी हमारी दोस्त साक्षी बिष्ट जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, गुरु एकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा से। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़ने वाले आदरणीय अम, जितने भी साथी इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं, डॉक्टर डीएस बोरा जी, अशोक पंत जी, अनीता जैन जी, मीनाक्षी चम्याल जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सिंह जी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच संग्राम सिंह राव साहब जुड़ गए हैं, स्वागत है, सविता बैश्य जी। तो मैं सभी मित्रों का, अभिभावकों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का और अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज इस कार्यक्रम में हमको अ, तत्काल विषय दिया जाएगा, उस विषय पर अपनी बात रखनी है। तो मैं हमारे बीच संतोष मालवी जुड़ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो मैं मंच सौंपता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए साक्षी बिष्ट जी को। लेकिन उससे पहले, कल हमारे अभिभावकों का सम्मेलन है, तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ते हैं उनके अभिभावक तो कम से कम इसमें अपनी कविता, अपनी कहानी, अपनी किसी भी विधा में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। सूचना व्यक्तिगत तौर पर भी, समूह के माध्यम से भी भेजी गई है। तो कल के लिए भी जितने साथी यहाँ जुड़े हैं एज ए अभिभावक, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, कल के लिए आप जरूर सहमति दीजिए। तो मैं मंच सौंपता हूँ साक्षी बिष्ट जी को। साक्षी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। स्वागत है आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों को भी मेरा प्रणाम। तुम मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा एवं राज्य उत्तराखंड। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संग्राम सिंह रावत, राजकीय इंटर कॉलेज सुनौली अल्मोड़ा से। सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ तथा आपका स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। ये भी अपनी सुंदर बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। तथा चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। तो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि अर्चित जैन, कक्षा 8 उदयपुर राजस्थान से एवं अध्यक्षता कर रहे देवज्ञ शर्मा, कक्षा 6 दतिया मध्य प्रदेश से। एवं पटल में उपस्थित सभी ही मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम एवं आप सभी का स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है।
अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं बाल प्रहरी पटेल से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी पटेल से अपनी प्रधानाचार्य विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा जुड़ी, जिन्होंने हमें बताया कि बाल प्रहरी त्रैमासिक पत्रिका छपने वाली है। जो कोई भी बच्चा अपनी स्वरचित निबंध एवं कविताएँ लिखकर मुझे भेज सकता है। तो मैंने भी वैसा ही किया और मैम ने मुझे बाल प्रहरी ग्रुप नामक उसमें जोड़ा और मैंने देखा कि उसमें आया एक लिंक आया था गूगल मीट का, जिसमें विषय दिया था कि लोकप्रिय गायन कार्यशाला जो कि 7 बजे हो रही थी। तो मैं भी उसमें जुड़ गई और मैंने उसमें देखा कि कई सारे बच्चे कई स्थानों से जुड़े हुए थे। और हमारे गुरुजन भी, और वहाँ के विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष और संचालन ये सब क्यों कर रहे थे मुझे कुछ नहीं पता था। और मैंने सोचा कि जो संचालन कर रही है आस्था पुनेठा, वो रोज ही नई कार्यशालाओं में करती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। संचालन जो नई कार्यशाला होती है उसमें नए बच्चों को संचालन करने का अवसर मिलता है। और अब मैं आपको बताऊँगी कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। मेरा संचालन करने का मन तो शुरू से ही था, पर मेरी परीक्षाएँ चल रही थी, उस कारणवश मैं संचालन करने में असमर्थ हुई। एक बार सर ने मुझे कहा भी था कि आपसे संचालन करने का मन है, लेकिन मेरी परीक्षाएँ चल रही थी, तो उस पर मैं ज़्यादा इस कार्यशाला में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया था। फिर जैसे ही मेरी परीक्षाएँ खत्म हो गई थी, तो मैंने सर से फिर सर का एक बार फिर मुझे कॉल आया, तो सर ने मुझे कहा कि आपसे एक बार आपसे संचालन करने का मन है, तो मैंने सर से तुरंत हाँ कह दिया था। तो सर ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे और उस प्रश्नों में मैं पास हो गई और मेरा संचालन पहलवा संचालन उस दिन हुआ था चुटकुले भाषण कार्यशाला में, और आज मेरा दूसरा संचालन है त्वरित भाषण कार्यशाला में। तो मैं आदरणीय श्री उदय किरवाला सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज दूसरा संचालन करने का अवसर प्रदान किया। तो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि अर्चित जैन, कक्षा 8, उदयपुर, राजस्थान से। भैया, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया। भैया, आप पहले अपनी विशिष्ट अतिथि का भाषण दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको आपका विषय बताऊंगी। जी, धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चित जैन, कक्षा 8, सेंट पॉल स्कूल, उदयपुर, राजस्थान से हूँ। आज की इस त्वरित भाषण कार्यशाला में सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री उदय किरवाला सर का आभार प्रकट करता हूँ व स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना। वह मैं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर व आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, सभी का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री संग्राम सिंह रावत जी सर, राजकीय इंटर कॉलेज सुनोली अल्मोड़ा से हैं। वह अध्यक्षता कर रहे हैं श्री देवज्ञ शर्मा, कक्षा 6 व संचालन कर रही कुमारी साक्षी बिष्ट, कक्षा 8। सभी का मैं स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। बहन, क्या आप मेरा टॉपिक बताएंगी? जी भैया, आपका विषय है बाल प्रहरी पटेल से जुड़े बच्चों से मेरी अपील। जी, धन्यवाद। जैसा कि आज के संचालन कर रही साक्षी बिष्ट जी ने मुझे बताया कि मेरा विषय बताया कि बाल प्रहरी के जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मेरी अपील। मैं सबसे सर्वप्रथम उनसे यही अपील करूंगा कि वो इस कार्यशालाओं को सीरियसली लें व अपनी हर कार्यशाला में प्रतिभाग करें, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस होता है जो बढ़ेगा। मुझमें भी बढ़ा है। मैं पहले बहुत डरता था स्टेज पे आने से, पटल पे आने से मैं बहुत डरता था पहले। फिर मैं इस कार्यशालाओं से, बाल प्रहरी से जुड़ा, मैं इन कार्यशालाओं में जुड़ा। मुझे में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया वह मैं बहुत, अब मेरे स्कूल में भी मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस देता हूँ
वो मुझे टीचर वो मेरे में कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया है। और दूसरी बात कि बच्चों को इसमें हमेशा जुड़ना चाहिए। वो कभी भी वो अपनी प्रतिभा करके अपनी परफॉर्मेंस देकर वो कहीं चले ना जाए, वो कहीं फोन बंद करके कहीं इधर उधर घूमने ना लग जाए। इसलिए उन्हें पूरा कार्यक्रम सुनना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। हमें हमारी हमारे हमारी परफॉर्मेंस से ही नहीं बल्कि दूसरों से भी सीखने को मिलता है। दूसरा कैसे संचालन कर रहा है, कोई कैसे भाषण दे रहा है, सर क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत सुनने की होती है। वो सारे अभिभावक मार्गदर्शन भी करते हैं। वो हाँ, बच्चे किस हाव भाव के साथ कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा कैसे कर रहे हैं, किस हाव भाव से कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत मतलब कैसा है, कैसे उनका कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है, कितना अच्छी प्रतिभा कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये सबसे हमें सीखना चाहिए। मेरी यही अपील रहेगी सारे बाल प्रहरी में जुड़ने वाले बच्चों से। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने हमें बताया कि हमें कभी भी मन से डरना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए और आगे से इस पटल में जो बोल रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं, जो संचालन कर रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी बातें सुननी भी चाहिए। तो भैया आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के नियमों के साथ। तो आज के नियम ये है कि जब भी कोई भैया या बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना ऑडियो तथा वीडियो दोनों ऑन कर ले, और जब भी कोई भाई बहन अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कोई अन्य ऑडियो या वीडियो ऑन करके व्यवधान ना डाले। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि यह त्वरित भाषण कार्यशाला होती क्या है। किसी विषय पर तुरंत ही बोलना त्वरित भाषण कहलाता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने प्रतिभागियों की ओर। तो हमारी पहली प्रतिभागी है ओजस्वी, कक्षा 6, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है और आपका विषय है बच्चों को घर के कामों में मम्मी की मदद करनी चाहिए। जी धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशन नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद नाम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज का मेरा विषय है कि बच्चों को घर के कामों में मम्मी की मदद करनी चाहिए। तो यह बात बिल्कुल सच है कि बच्चों को मम्मी के घर के कामों में मदद करनी चाहिए। मम्मी को घर में अकेले काम करना होता है, तो फिर वो थक जाती होंगी दिन भर काम करके, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए हर काम में। ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, कि लड़कियां लड़के सब करते हैं मम्मी की मदद। मतलब सारे घरों में नहीं करते, लेकिन कुछ घरों में जो उनके बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे बराबर से उनका हाथ बटाते हैं उनके कामों में। जैसे कि मम्मी अगर किचन में है तो अगर कमरे में कोई बर्तन रखा हुआ है तो उसे हम उठा के किचन तक रख दे, थोड़ी-थोड़ी मदद कर दे। अगर मम्मी कपड़े फैला रही है तो हम उन्हें कपड़े उठा के दे दे। तो हमें ऐसे मम्मी की मदद करती रहनी चाहिए, क्योंकि मम्मी भी थक जाती है सुबह से काम करके, आखिर वो भी इंसान है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने हमें बताया कि मम्मी की मदद करना हमेशा लड़कियों का कर्तव्य ही नहीं होता, बल्कि लड़कों का भी होता है, क्योंकि जितना हक लड़कों का होता है उतना लड़कियों का भी होता है। और आपने यह भी बताया है कि मम्मी सुबह से शाम थक जाती है तो वह भी इंसान है, क्योंकि उन्हें भी जीने का हक है। अगर हम मम्मी के कामों में थोड़ा हाथ बटाएंगे तो मम्मी का भी काम आसान हो जाता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे प्रतिभागी कार्तिक पाठक, कक्षा 7, खटीमा, उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? कार्तिक पाठक।
भैया आप क्या यहाँ उपस्थित हैं? तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के तीसरे प्रतिभागी हर्षिता जोशी, कक्षा 6, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, तो आपका विषय है जब कभी सब्जी में नमक अधिक हो जाता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। और मेरा आज का टॉपिक है कभी कभी सब्जी पे नमक जब ज्यादा हो जाता है। जी, तो वैसे तो हम लोग भी नमक काफ़ी कम खाते हैं घर पे, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना मुझे भी नहीं पसंद है। हाँ, पर कभी-कभार जब सब्ज़ी में नमक कम ज़्यादा हो जाता है तो मुझे सब्ज़ी मतलब अजीब-सा टेस्ट आता है, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर उसमें मिर्च तो कम रहती है और नमक ज़्यादा हो जाता है, उस वज़ह से उसका टेस्ट ही बिगड़ जाता है। और एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ था, मतलब मम्मी ने नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि मम्मी को पता नहीं था। मम्मी ने एक बार पहले नमक डाला था, उसके बाद मम्मी भूल गई और मम्मी ने दोबारा नमक डाल दिया। तो फिर उसके बाद सब्ज़ी का टेस्ट एकदम बिगड़-सा गया, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसमें पानी मिला के खा लिया और वो उसके बाद में उसका टेस्ट इतना बेकार गया। इसलिए मुझे न सब्ज़ी में ज़्यादा नमक या किसी भी चीज़ में ज़्यादा नमक डली हुई चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। जी, धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने भी बताया कि आपको ज़्यादा नमक डली हुई सब्ज़ी या कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के चौथे प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन रेनू ओझा, कक्षा 11, खटीमा, उधम सिंह नगर से। दीदी क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है और आपका विषय है मुझे अपनी शिक्षिकाओं से कुछ कहना है। जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं रेनू ओझा, कक्षा 11, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज बाल प्रेरी के इस 97वें ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों, सज्जनों, अभिभावकों, शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। आज जैसे कि मेरी बहन ने मुझे टॉपिक बताया कि मुझे अपनी शिक्षिकाओं से कुछ कहना है। मैंने सही कहा? जी बहन। हाँ, तो मैं अपने विषय में बोलने से पहले अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूँगी कि कहा अगर तुमने कि किस्मत से सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, तो मैं कहती हूँ अपनी किस्मत की लेखिका मैं खुद हूँ। तो मैं कहती हूँ अपनी किस्मत की लेखिका मैं खुद हूँ। ना करूँ अगर प्रयत्न तो होगा अफ़सोस मुझे, पर कदम जो आगे बढ़ा लिया तो इसे पीछे नहीं करना मुझे। तो मेरा टॉपिक जैसे आज का है कि मुझे अपनी शिक्षिकाओं से कहना है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मुझे अपनी शिक्षिकाओं से ये बात कहनी है, मुझे सभी टीचरों से एक बात कहनी है जो मुझे काफ़ी खलती है स्कूल में, इस बात की मुझे काफ़ी कमी दिखती है। एक बात है, हमारी कक्षाओं में जब प्रत्येक वर्ष परीक्षाएँ होती हैं, उसके पश्चात हम देखते हैं कि जब परिणाम आता है तो उस समय जब परिणाम के समय जो आए हुए मतलब प्रथम 3 छात्र-छात्राओं को उसमें वो किया जाता है, उजागर किया जाता है, उनका नाम दिया जाता है और उनको उनके प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो ऐसा होता है कि मतलब औरों को थोड़ा मतलब गिल्टी टाइप फ़ील होता है कि हम ऐसा नहीं कर पाए, वो ऐसा कर पाते हैं। ये बात तो बट बच्चों की उसमें निर्भर करती है कि बच्चा कैसा प्रयास कर रहे हैं। पर इसके बाद जो परीक्षाएँ समाप्त हो जाने के बाद भी मैंने काफ़ी चीज़ स्कूलों में नोट की है, अपने भी अदर स्कूलों में भी, कि अगर स्कूल में कोई भी फैसिलिटीज़ आती हैं, यदि कोई भी कॉम्पिटिशन होते हैं या फिर कुछ भी चीज़ होता है, तो उसमें जाने क्यों ऐसी चीज़ों में ही सब
ऐसे बच्चों को ही चूज करना पसंद करते हैं जो क्लास में सबसे अच्छा है, फर्स्ट आता है, पढ़ाई में अच्छा मतलब प्रोग्रेस उनकी पढ़ाई में अच्छी होती है। पर कभी भी स्कूलों में ये नहीं देखा जाता है कि अगर पीछे बैठने वाला बच्चा है तो उसमें क्या प्रतिभाएं हैं। क्या पता वो संगीत में अच्छा हो, उसको पढ़ाई में रुचि नहीं है, क्या पता वो अच्छा नृत्य कर रहा हो, क्या पता उसे सिंगिंग पसंद हो, क्या पता वो गायक हो अपनी क्लास का। पर अगर मंच में जाकर वह अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसके बाद एक मतलब मैं ये कहना नहीं चाहती कि ये टीचरों की गलती है, बट मैं कहना चाहूंगी कि इस तरीके से बच्चे के अंदर की जो प्रतिभा होती है वो दब जाती है। अगर कोई बच्चा मंच में जाकर अपनी किसी रुचि में अपनी प्रतिभा को उजागर करता है तो उसके पीछे से एक कमेंट पास होता है कि बेटा ये सब तो ठीक है बट पढ़ाई में भी ध्यान दो। इससे मतलब बच्चे के अंदर की जो प्रतिभाएं जागी होती है बड़ी मुश्किल से वो कहीं ना कहीं खो जाती है। फिलहाल ये सब चीजें हैं तो मैंने खुद के ऊपर कभी लागू होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई में स्कूल में है वो नॉर्मल है, पर मेरे स्कूल में मेरी कक्षा में खुद इतने बच्चे हैं जिनको मेरे शिक्षिकाओं द्वारा तो प्रोत्साहित किया जाता है, परंतु कई बार अगर मुझे समय मिलता है तो मैं उनके साथ अगर बैठती हूँ तो मैंने देखा है मेरी क्लास में कितनी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डांसिंग बहुत अच्छी आती है, सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, कोई इतना अच्छा पेंटर है, बट वो आगे नहीं जाता है सिर्फ इसी डर से कि टीचर कुछ कहेंगे, टीचर कहेंगे तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो और ऐसे बातों में आगे जाते हो। तो मेरा सिर्फ टीचरों से एक यह आग्रह है कि जो बच्चा क्लास में अगर पीछे भी बैठता है तो पढ़ाई में उसे आगे लाने की कोशिश कीजिए आप, पर अगर उसके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसे मारने की कोशिश मत कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ जो उसके अंदर व्यवहारिक चरित्र है उसका, उसमें कुछ है, क्योंकि कई बार होता है ना एक बच्चा है वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा पर वो बेहतरीन मंच संचालन कर सकता है, वो मंच में अपनी कला का जादू, अपने बोलने का जादू इस तरह बिखेर सकता है कि सबको मंत्रमुग्ध कर सकता है, इतनी सुंदर पेंटिंग बना सकता है कि वो अपने चंद पन्नों में पूरे भारत का इतिहास रच सकता है। क्या पता पोइटर हो कोई अपने स्कूल का। ऐसी ही बात है, मुझे शुरू में जब मैं एक पोइटर मतलब कविताएं लिखती हूँ तो शुरू में मुझे भी उतना सपोर्ट नहीं मिला था, बट 10th बोर्ड एग्जाम के टाइम में मेरी शिक्षिका है एक हिंदी की अध्यापिका गीता रानी मैम, उन्होंने मेरा इतना ज्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मुझे बाल प्रहरी के ग्रुप से दोबारा जोड़ा, मुझे अंदर ही अंदर इतना अच्छा अनुभव आया, इतना मतलब मैं इतनी खुश थी कि मेरी एक टीचर है जो मुझे सहयोग कर रही है और मुझे उसके बाद इतना खुशी हुई। पर मैं चाहती हूँ कि वो हर स्कूल में हो। मेरे विद्यालय में प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर प्रोग्राम कराए जाते हैं, यहाँ तक कि अगर कुछ हो, कई बच्चों में मैंने देखा है, मेरे स्कूल में गर्ल्स स्कूल है तो सभी गर्ल्स में मेहंदी लगाने का टैलेंट इतना अधिक है, तो अगर कुछ बात आती है तो मेरी शिक्षिकाएं आपस में ही बच्चों का मेहंदी कंपटीशन करा के उनके व्यक्तित्व में निखार लाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने बताया कि शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्या पता वो किसी और चीज में अच्छे हों, उन्हें सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं डांटना चाहिए, और चीजों में भी बताना चाहिए कि अगर तुम इसमें हो तो हाँ मैं तुम्हें इस चीज में आगे लाऊंगी, इस चीज में तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करूंगी। तो दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के 5वीं प्रतिभागी अभिषेक गुप्ता कक्षा 9 रखमुट्ठी जम्मू से, बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है मुझे डोगरी भाषा में बोलना अच्छा लगता है। जी आपका धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुट्ठी कक्षा 9 की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा आज का विषय है कि मुझे डोगरी भाषा में बोलना बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो यह कि डोगरी मेरी मातृभाषा है और हर किसी को अपनी मातृभाषा बहुत प्रिय होती है और मुझे भी अपनी मातृभाषा से बहुत प्रेम है।
परंतु हम कभी कभी हमारे स्कूलों में ऐसा बोला जाता है कि हम डोगरी में बात नहीं कर सकते, हमें केवल अंग्रेजी में या फिर हमें कभी हिंदी में बात करनी होती है, तो कभी कभी हमें डोगरी बोलने से मनाही होती है। परंतु मुझे लगता है कि हमें स्कूलों में भी डोगरी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूलों में अगर हम गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहां पर डोगरी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। परंतु अगर हमारे स्कूलों की बात करें जहां हम पढ़ते हैं, वहां पर डोगरी को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। परंतु मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डोगरी में बोलना बहुत अच्छा लगता है, मैं डोगरी में कविताएं भी लिखती हूँ। मैं अपनी मासी जो कि डोगरी की लेखक हैं, मैं उनसे नई नई कहानियां डोगरी में वह डोगरी में कई सारी कहानियां लिखती हैं और मुझे उन्हें पढ़ने और सुनने में बहुत मजा आता है। लेकिन पर मैं घर पर ही डोगरी को इस्तेमाल कर पाती हूँ, स्कूल पर नहीं। पर मैं चाहती हूँ कि डोगरी मुझे बोलना पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं स्कूल में भी डोगरी बोल सकूं और डोगरी हमें एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए, हमें हमारी मातृभाषा को प्रोत्साहित किया जाए। तो मुझे डोगरी बोलना बहुत अच्छा लगता है और मैं डोगरी को हमेशा प्रोत्साहन देती रहूंगी, क्योंकि हमें, अगर हम कई भाषाएं सीख भी रहे हैं, परंतु हमें अपनी मातृभाषा से सदैव जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारी एक नींव बनती है जो हमें बाकी सभी भाषाओं से जोड़ के रखती है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। जैसा कि आपने बताया कि आपको डोगरी भाषा बहुत अच्छी लगती है और कई स्कूलों में आपने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में डोगरी भाषा एक विषय भी है। और मैं आपसे आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि जब कभी मैं उत्तराखंड में रहती हूँ तो हमारी राज्य भाषा जो है वो है कुमाऊनी। तो कुमाऊनी या गढ़वाली, तो मैं कुमाऊनी मंडल से ताल्लुक रखती हूँ। तो कुमाऊनी मैं कभी बोलती हूँ अपने स्कूल में। तो मेरे मम्मी या दादी कोई भी मुझसे कहता है कि स्कूल में ऐसे कभी पहाड़ी मत बोलना, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे तब उस समय बुरा लगता है कि क्यों नहीं पहाड़ी, जब हमारी मातृभाषा है ना, हमारी राज्य भाषा है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते। तो इसी के साथ हम बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, मैं आपको इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं, जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं, सौगातों सी झोली भर के प्यार बांट दे जाते हैं। इस सोबत में कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। इस सोबत में कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब हमने किया निवेदन, आप सहज आ जाते हैं। जब जब हमने किया निवेदन, आप सहज आ जाते हैं। आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय साक्षी। सबसे पहले प्रिय साक्षी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय संग्राम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अर्चित, अध्यक्षता कर रहे हैं प्रिय देवज्ञ, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय साक्षी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र और बाल हित में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। त्वरित भाषण कार्यशाला, तत्काल दिया जाने वाला विषय और उसके बाद उस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना। निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभा प्रस्फुटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये कार्यशाला। जिन बच्चों का सामान्य ज्ञान अच्छा होता है, जो पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं,
टीवी में समाचार देखते हैं, उनके लिए तो ये कार्यशाला सरलतम कार्यशालाओं में है। उनके अतिरिक्त अन्य बच्चों के लिए काफी कठिनतम कार्यशाला भी होती है। और निश्चित रूप से इस कार्यशाला में विषय आधारित बच्चे अपने मन की बात भी आसानी से करते हैं। जैसे रेनू ने मन की बात की और अभी अभिषी ने भी मन की बात की। वास्तव में दूसरे की मां का वही व्यक्ति सम्मान कर सकता है जो पहले अपनी मां का सम्मान करता हो। हम दूसरी भाषा का तभी बेहतर ढंग से सम्मान कर सकते हैं जब अपनी मातृभाषा का भी हम सम्मान करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुछ शूल। वास्तव में हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की जड़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को, जड़ों को पकड़ते हुए हमें आसमान को छूना चाहिए, तो हमारी प्रगति स्थायी होगी। वास्तव में हमें पहले खुद को पहचानना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, और हमें सदा दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम खुद के लिए चाहते हों। तो निश्चित रूप से हमारी आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकती है, और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंग को बन सकता है। वास्तव में हम पढ़ाई के महत्व को नकार नहीं सकते। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की बात की जाती है, लेकिन एक असिस्टेंट के रूप में, सहगामी के रूप में मुख्य कार्य तो हमारा पढ़ाई का ही होता है। और फिर मैं बता दूं कि पढ़ाई में जो आने वाले नंबर हैं, उनमें और जिंदगी की दौड़ में कोई सीधे सीधे संबंध नहीं है। जो बहुत उच्च अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी की दौड़ में भी उतने ही ऊंचे पहुंच जाए। व्यवहारिक ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से समाज में एक परिवर्तन के बीज का अंकुरण कर रही हैं। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे, बाल प्रहरी में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अपने स्कूलों में भी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, समाज में भी, समुदाय में भी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, और निश्चित रूप से अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। उनकी बोलने की झिझक, हिचक इस बाल प्रहरी कार्यशाला ने, इस मंच ने दूर कर दी है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां और उनकी जीवनियों से सीख लेकर आगे बढ़ना निश्चित रूप से व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित होता है। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण,
बाहर का खाने से बचना, साफ सफाई का ध्यान रखना निश्चित रूप से हमें जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ाता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में उर्दू के 2 लफ्जों के साथ सबके चिंतन और मनन के लिए छोड़ते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बेअदब बेनसीब, बादब बानसीब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके इन्हीं बातों से हमारा मनोबल बढ़ता है। और आपने अभी भी एक बात कही थी कि अगर दूसरों को सम्मान करना है तो जो सम्मान आप अपने लिए चाहते हो वो वही सम्मान आप दूसरों को भी दो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बात यह भी है जो मैं रोज कार्यशाला में सुनती हूँ, जो आप दोहे बोलते हो, मुझे आपके दोहे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और आज के अपने 6वें प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं। और हमारे 6वें प्रतिभागी है आदित्य बोरा, कक्षा 8 अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नमस्कार, मैं आदित्य बोरा, कक्षा 8 का छात्र। मैं विवेकानंद इंटर कॉलेज रैनधारा अल्मोड़ा में पढ़ता हूँ। मैं सर्वप्रथम माँ ज्ञानदायी निवास शारदा को नमन करता हूँ और श्री संग्राम सिंह रावत सर, उदय किरौला सर को सादर नमस्कार करता हूँ। बहन, मेरा आज का टॉपिक क्या है? साक्षी जी, इनका विषय। साक्षी जी, जी सर। इनको बताइए टॉपिक। जी सर। भैया, आपका विषय है मुझे अपने पापा से कहना है। आदित्य भैया, आपका विषय है मुझे अपने पापा से कहना है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, मेरा त्वरित भाषण का टॉपिक है मुझे मेरे पापा से कुछ कहना है। जी हाँ, मुझे अपने पापा से कुछ कहना है। मुझे अपने पापा से यह कहना है कि आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमारी सारी हर चीजों को जो हम बोलते हैं आप हमें सारा चीजें करते हैं हमारे लिए, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे लिए रोज ऑफिस में जाके काम करते हैं। वो हमें हर चीज लाके देते हैं, जो हम मांगते हैं वो हमें हर चीज लाके देते हैं। और जितना भी हम उनसे कहते हैं वो हमें सब चीज लाके देते हैं। ये तो वो करते हैं, आप क्या करेंगे ये बताइए। ये तो वो करते हैं, आप क्या करेंगे? क्या आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे अपने पापा से यही कहना है कि आप हमारी बहुत सारी बातें मानते हैं
और आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। जी भैया, तो आपने बताया कि आपके पापा बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत के कष्ट में साथ बढ़ते हैं और कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि हाँ, ये पैसे, ये क्या पैसे, ये तो हमारे हाथों का मैल होता है, लेकिन जो कमाता है वही जानता है। वैसे ही हमारे पापा होते हैं, हम कहते हैं, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि आप दिन भर क्या कर रहे हो, हम तो स्कूल से आते हैं, इतना काम करते हैं, लेकिन जो करता है उसे ही पता होता है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए आज के 7वें प्रतिभागी सिद्धि बिस्ट कक्षा 6 अल्मोड़ा से, बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? सिद्धि बहन, तो अब हम आगे बढ़ते हुए आज के 8वें प्रतिभागी प्रशस्ति कुमरावत कक्षा 8 बेंगलोर कर्नाटक से, बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं वो यहाँ उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है मेरी प्रिय सब्जी। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रशस्ति कुमरावत और आज मेरा टॉपिक है मेरी प्रिय सब्जी। तो मुझे पसंद है गाजर। गाजर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसमें बहुत सारा विटामिन्स रहता है और उससे विटामिन ए मिलता है और वो हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। और गाजर ऐसी सब्जी है जो कि हम किसी के साथ किसी में भी डालेंगे तो वो अच्छे से सब में मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छा होता है उससे, और आंखों को भी बहुत शक्तिशाली बनाता है। और मटर पनीर में भी डल जाता है, सारी सब्जियों में वो डल जाता है और उसको बिना उबाल के भी खा सकते हैं और उबालने के साथ भी वो बहुत अच्छा लगता है और सलाद में भी उसको खा सकते हैं और वो हमारी शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है। उससे हमको कुछ बीमारी भी नहीं होती है और सबके साथ वो ढल जाता है, पालक के साथ भी। और मुझे एक और सब्जी पसंद है पालक, वो भी बहुत अच्छी रहती है। वो एक हरी सब्जी है हमारे लिए, हमको शक्तिशाली बनाती है और हमको बहुत सारा आयरन भी देती है और उससे हम स्वस्थ भी रहते हैं। और पालक हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं पालक जैसे से दाल पालक और मटर पनीर नहीं, पालक पनीर और सिर्फ पालक की सब्जी भी और पालक के पराठे भी बन जाते हैं और वो बहुत अच्छी भी रहती है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, लाजवाब रही। आपने बताया कि आपकी ये पसंदीदा 2 सब्जी है, एक गाजर और दूसरा पालक। तो आपने ये भी बताया कि इन 2 व्यंजनों से कई सारी सब्जियां भी बन सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रतिभागी की ओर और हमारे 9वें प्रतिभागी है सृष्टि रावत कक्षा 8 देवायल सल्ट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है और आपका विषय है मेरा मन भी ऑनलाइन संचालन करने का करता है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम सृष्टि रावत है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवायल सल्ट अल्मोड़ा है। जैसा कि मेरा आज का विषय है मेरा मन भी ऑनलाइन संचालन करने को करता है। तो जी हाँ, मेरा मन भी ऑनलाइन संचालन करने को करता है। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि जैसे ये मेरी छोटी और बड़ी बहनें इतना अच्छा संचालन करती है तो मैं भी ऐसे ही संचालन करूँ। फिर कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि अगर मुझसे कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर लेकिन मैं घर पे कभी कभी ऐसे प्रैक्टिस भी करती हूँ बोलने की, जैसे करके संचालन करने की, और मुझे संचालन करने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैंने अपने स्कूल में भी संचालन करा था
उस दिन टीचर्स डे था, तो मैम लोगों को मेरा संचालन पसंद आया था। मैम ने कहा था कि तुम्हारा संचालन तो अच्छा है, पर इसको थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करो। तो मेरे को उस दिन अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने उस दिन पहली बार संचालन करा था। तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ घर पे भी करके मैं ऑनलाइन संचालन करूँ। तो क्या पता शायद कभी मुझे सर ऑनलाइन संचालन करने का मौका दे भी दे। तो फिलहाल तो इतना ही, धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने भी बताया कि आपको भी संचालन करने का मन करता है और आप कई बार घर में भी प्रैक्टिस करती हैं। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आदरणीय श्री आदरणीय अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री संग्राम सिंह रावल, राजकीय इंटर कॉलेज सुनोली अल्मोड़ा से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं। उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में छाए हैं। उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में छाए हैं। आदरणीय श्री संग्राम सिंह रावत सर। हेलो सर, आपकी मेरी आवाज आ रही है बेटा साक्षी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी थैंक यू। परम आदरणीय किरोला सर, मतलब जो निष्काम कर्मयोगी हैं और मतलब इतने सारे लोगों को, बच्चों को, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है उन्होंने। मतलब ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आदरणीय सारस्वत सर, श्याम पलट पांडे सर, और इसमें डॉक्टर चंद्रकला मैम है, वर्मा मैम है, भगवती गुसाई मैम है, और विभिन्न अलग अलग विषयों के बहुत सारे पारंगत लोग हैं। और जो मेन है, जो हमारे समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं, जो बच्चे हैं हमारे, जो अच्छे संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छे, मतलब अपने पाठ्यक्रम से अलग अलग भी पढ़ते हैं। तो उन सभी बच्चों को बहुत बधाई और स्वागत। मैं संग्राम सिंह रावत हूँ और मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ GIC सुनोली में। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। जैसे मतलब कुछ समसामयिक टॉपिक होते हैं, कुछ इतिहास के टॉपिक हैं, कुछ पर्सनल रिलेटेड टॉपिक हैं, और कुछ अपने भाषा से संबंधित टॉपिक हैं। तो उनमें बच्चों की जो मतलब एकदम से जवाब देने की क्षमता है, एकदम से प्रतिक्रिया देने की क्षमता है, जो हमारी सेनाओं में बहुत काम आती है, पॉलिटिक्स में काम आती है, हर जगह काम आती है। आजकल दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, तो उसमें ये मतलब ये विधा बहुत ज़्यादा काम आती है। बच्चों, मैं आपको एक जीवन में मतलब मेहनत का क्या महत्व होता है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अगर इजाजत है तो। थोड़ा सा सर, 2 मिनट ले लूँ सर? हाँ बोलिए आदरणीय, बोलिए। हाँ जी सर, बस थैंक यू सर, थैंक यू सर। बच्चों, प्यारे बच्चों, एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, पर थोड़ा प्रेरणादायक है, ठीक है। पुराने समय में क्या होता था ना बच्चों, जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक लोग यात्रा करते थे अपने काम के लिए और दैनिक जीवन के मतलब जीविकोपार्जन के लिए मतलब यात्रा करते थे बहुत दूर दूर तक। तो एक पत्थर का काम करने वाला एक बढ़ई था। वो एक शहर से दूसरे शहर यात्रा कर रहा था अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो रास्ता बड़ा लंबा था, बीच में घना जंगल पड़ता था। हुआ यूं कि उसकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने उसके लिए कुछ खाने के लिए सामान रख दिया था पोटली में, और चूंकि वो बड़ी था तो उसके पास छेनी और हथौड़ा भी था। तो वो उस जंगल के रास्ते यात्रा करने लग गया। उस जंगल के अगल बगल बहुत सारे गांव भी थे। धीरे धीरे यात्रा करते करते उसको शाम हो गई जंगल में, क्योंकि रास्ता था वो और वहां एक घना पेड़ भी था। तो वहां पर उसने सोचा कि मैं आज यहीं विश्राम कर लेता हूँ, आगे घना जंगल है, वहीं विश्राम करने लग गया। उसने धीरे धीरे आग जलाई वहां पर। फिर उसने खाना खाया। क्योंकि घना जंगल था तो रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो जो आग जलाई थी उसकी प्रकाश में वो धीरे धीरे अपने चारों ओर देखने लग गया। वहां पर उसे बहुत सारे पत्थर मिले, चमकीले चमकीले, बड़े अच्छे, बेडौल
वाले पत्थर मिले उसको। उसने उन पत्थरों, सभी पत्थरों में से 2 पत्थर चूज किए, 2 पत्थर चुने उसने। पहले एक पत्थर को उठाया उसने, क्योंकि वो बड़ा ही था, उसके पास छेनी थी, हथौड़ा था, रात भर क्या करूंगा, खाना खा लिया है, आगे जाना नहीं है, नींद आ नहीं रही है उसको। तो उसने छेनी से एक पत्थर पर हल्के से, उसके मन में एक मूर्ति बनाने का विचार आया, तो उसने हल्के से हल्के से उसने चोट मारी, तो पत्थर करा उठा, मतलब पत्थर को थोड़ा सा ठेस लगी। उसने पत्थर चिल्ला उठा कि मुझे मत मारो, मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, मैं अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा लूंगा और मैं अपने साथ के पत्थरों के साथ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं ज्यादा मार सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। बड़े को दया आई, उसने वो पत्थर वहीं पर रख दिया। उसने दूसरा पत्थर उठाया जो सेलेक्ट किया था उसने। अब दूसरे पत्थर पर भी वही क्रिया करने लग गया जैसे उसने पहले पत्थर के साथ की थी। तो दूसरे पत्थर ने जब छेनी की चोट पड़ रही थी उस पर, तो दूसरे पत्थर को दर्द तो हो रहा था, परंतु उसने जाहिर नहीं किया, वो उसकी मार सहता गया। मतलब वो अब वो बड़े के मन में जो चित्र था वो धीरे धीरे उस पत्थर पर आता गया। भोर होने लग गई, सुबह होने लग गई, उजाला होने लग गया धीरे धीरे। अब वो पत्थर ने जो शेप लिया था वो दिखने लग गया था। क्योंकि बढ़ई को बहुत दूर जाना था, तो उसने वो जो शेप किया वाला पत्थर था, उसने उस पत्थर को वहीं पर रख दिया, पेड़ के नीचे जहां वो सोया था, मतलब बैठा था। अब दोनों पत्थर वहीं पर थे। एक का आकार बिल्कुल सुडौल था, मतलब बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन में था, और दूसरा पत्थर वहीं पर रखा था वैसे ही। क्योंकि वो जो रास्ता था वो बहुत सारे गांवों से इंटरकनेक्टेड था, जुड़ता था वो, तो लोग अपने व्यापार के लिए उस रास्ते से शहर को जाने लगे। पिछली शाम तक लोगों ने ये नहीं देखा था कि वहां पर कोई मूर्ति थी। अब जैसे ही सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि यहाँ पर अचानक से कोई रात को मूर्ति आ गई है। अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, लोग तरह तरह की धारणाएं बनाने लग गए। तो वहां पर बहुत सारे गांवों के लोग पूजा पाठ के लिए आने लग गए। धीरे धीरे बात सब जगह फैल गई, तो सब लोग नारियल वगैरह लेके भी आने लग गए। अब सब वहां अच्छा थोड़ी दुकान खुल गई। वहां पर क्या हुआ कि अब लोग नारियल लेके आते तो उसको फोड़ते कहाँ पर, तो जो दूसरा पत्थर रखा था वहां पर सब लोग उसी में फोड़ने लग गए इस नारियल को। और जो पहला पत्थर जिसने चोट खाई थी, थोड़ा सा उसने मतलब अपनी पढ़ाई में, अब मेरा मतलब ये था ना बच्चों इस कहानी को बोलने का कि आप लोग का जो ये मेन पीरियड है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है, और बहुत सारे इसमें आपका मतलब एक जैसे लोहा होता है, स्टार्टिंग का लोहा बहुत अच्छा होता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है तो उस लोहे में जंग लगने लग जाता है, धीरे धीरे वो नष्ट होने लग जाता है, मतलब वातावरण के प्रभाव से। तो जो आपका ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड है कक्षा 12 तक का, वो हमारे व्यक्तित्व को नया आयाम देता है, हम फ्यूचर में क्या बनेंगे ये गढ़ता है। तो अगर उस पत्थर ने जिस पर नारियल फोड़े जा रहे थे थोड़ी सी मार सह लेती तो आज उसकी लोग पूजा कर रहे होते। मतलब आप मेरे इस वक्तव्य को थोड़ा रिलेट कर कीजिएगा अपनी पढ़ाई से। मैं अपने बच्चों को भी कहानी सुनाता हूँ वहाँ स्कूल में, कि अगर हम अपने इस जो हमारा विद्यार्जन का समय है इसमें अगर हम थोड़ा सा परिश्रम कर लेंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, तो हम बाद में समाज को एक नई धारा, नई दिशा देने में सक्षम होंगे। तो जो उदय किरवाला सर हैं और जो श्याम पल्लव सर हैं, ये सर आकाश सारस्वत सर हैं, इन्हीं की वजह से आज जो मतलब हमारी समाज को एक नई दिशा मिल रही है। ऐसे जोड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, और थैंक यू बेटा, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं यहाँ पर, और बस थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने एक कहानी द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाया है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, उसका फल हमें आगे अपने आप मिल जाएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज के 10वें प्रतिभागी हिमांशी रौतेला कक्षा 7 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? हिमांशी बहन, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के 11वें प्रतिभागी वर्तिका बिष्ट कक्षा 4 ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? जी दीदी। जी बहन, आपका विषय है मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। माँ सरस्वती को
मेरा सादर दावत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वर्तिका बिष्ट है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं केपीएस हिमालयन पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मेरा त्वरित भाषण का विषय मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। वो दिन भर मेहनत करके पैसे कमाती है और वो हमेशा जब भी आती है तो मेरे लिए खूब सारी चीजें लाती है, जैसे खिलौने, कपड़े। मुझे वो बहुत अच्छा मानती है और वो बहुत अच्छी है। वो मेरे लिए प्रकार प्रकार के भोजन बनाती है। वो बहुत अच्छा भोजन बनाती है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है, बहुत लाजवाब। और जैसा कि हम सभी को पता है कि आप अभी इस कार्यशाला की सबसे छोटी प्रतिभागी हैं, तो आपने बहुत अच्छा अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी दी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज के अपने आखिरी एवं 12वें प्रतिभागी को बुलाते हैं। सुविज्ञा शर्मा, कक्षा 9, दतिया, मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? सुविज्ञा शर्मा। तो इसी के साथ मैं बड़े ही आदर से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। अगर सच्ची लगन और विश्वास ना होता, अगर सच्ची लगन और विश्वास ना होता तो मन में दर्शकों की चाह ना होता, मन में दर्शकों की चाह ना होती। कुछ तो बात है दिल वालों में, कुछ तो बात है दिल वालों में, वरना आपसे मिलने की इतनी चाह ना होती, वरना आपसे मिलने की इतनी चाह ना होती। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय साक्षी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन और कुशल संचालन। और आपने 2 पंक्तियां कही, मुख्य अतिथि के लिए भी, मेरे लिए भी, आदरणीय सरस्वती जी के लिए भी, सबके स्वागत में आपने पंक्तियां कही और आपने मंच को अपनी ऊर्जा से इतने लंबे समय तक गतिमान रखा। बहुत सुंदर संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई एक बार और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। साक्षी जी। जी सर। आपको मैं विषय दे रहा हूं। आपका विषय है पहाड़ की महिलाओं की दिनचर्या। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ त्वरित भाषण कार्यशाला की 797वां कार्यशाला चल रहा है। तो जैसा कि आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर ने मेरा विषय बताया कि पहाड़ों की महिलाओं की दिनचर्या। तो पहाड़ों की महिलाओं की दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती है कि मैंने हर बार देखा है कि उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती है। सुबह जल्दी उठना, फिर अपने सास ससुर पति के लिए चाय बनाना, फिर उसके बाद चाय बनाने के फिर सीधे फिर जो हमारे गाय बकरी जानवर होते हैं उन वहाँ उसमें घास डालना, उन्हें अगर बाहर धूप सिकानी तो उन्हें बाहर बांधना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उनका गोबर होता है उनको निकाल कर फेंकना।
और उसके बाद फिर उन्हें खाना बनाना, फिर खाना अपने सास ससुर पति बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना। उसके बाद अगर उन्हें टाइम होता है तो वो उन्हें बैठने का टाइम नहीं होता, उन्हें टाइम होता है तो वो कहाँ चली जाती है, घास को चली जाती है। और घास को जाने के बाद घास को जाने के बाद जब वो आती है तो आती है, बड़ी थकी-हारी आती है। और फिर उसके बाद फिर उनके दिन में भात बनाने का टाइम, यानी चावल बनाना, यानी हम जिसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में भात बनाना कहते हैं, भात-दाल बनाना, फिर भात-दाल बनाना काम होता है। तो उसके बाद फिर वो बनाती हैं, फिर खाती हैं। उसके बाद फिर भी उन्हें टाइम, क्योंकि उनकी गाय-बकरियाँ होती हैं, भैंस होती हैं, तो वो उनका काम होता है दूध लगाना, दूध बेचना, अपने बच्चों को खिलाना-पिलाना। तो वो भी एक घर का काम करती हैं और घर में इतना काम करके कुछ चंद पैसे कमाती हैं। और फिर घास को जाना, फिर वहाँ से घास को जाना। हमारे यहाँ ये भी होता है कि सुबह को गाय बकरियों के लिए घास लाओ और शाम के समय घास लेके बाजार जाते हैं उन्हें बेचने के लिए। और कभी-कभार अगर उन्हें टाइम होता है, फिर भी अगर घास बच जाता है, घास होता है, तो वो कहाँ जाती है, बकरी चराने। तो इनकी दिनचर्या भी बहुत कठिन रहती है, कड़ी धूप में। और असौज का महीना तो इनके लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि इन्हें इस महीने में घास काटना पड़ता है, घास काट के घर लाना पड़ता है, घर लाके जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में बनाना कहते हैं, लूटा बनाते हैं। ये हमारी पहाड़ी महिलाओं की दिनचर्या होती है। रात के समय इनको थोड़ा वक़्त मिलता है इन्हें सुकून की नींद सोने का। तो इस समय भी तो मैं बच्चों से भी यही कहूँगी कि उनकी माताएँ हैं या उनकी पति है तो उनकी पत्नियाँ हैं या सासुर उनकी बहू है, तो उनको उनका कष्ट भी देखना चाहिए कि वो दिन भर इतना काम करती है, तो रात को एक सुकून की नींद उन्हें भी चाहिए होती है। तो अगर वो उन्हें एक सुकून की नींद देंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। और आपने जैसा बताया कि पहाड़ की महिलाओं की दिनचर्या बड़ी कठिन होती है। प्रातः उठना, गाय, भैंस, बकरियों को उनकी जगह पे बांधना, उनके लिए घास काटना, घास काट के ले आना, फिर भात-दाल बनाना, ये भात चावल, अवधी में भी भात-दाल कहते हैं, दाल-भात कहते हैं, चावल को भात कहते हैं। तो खाना तैयार करना, भोजन तैयार करना, फिर शाम को अगर घास है तो उसे बाजार में बेचने भी जाना, बड़ी कठिन दिनचर्या है। पहाड़ की दिनचर्या निश्चित रूप से महिलाओं के लिए काफ़ी कठिन होती है। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुत, बहुत सुंदर है। आपने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े जोश के साथ उसको प्रस्तुत किया, बड़ी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। आपकी प्रस्तुत के लिए मैं आपको बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। बहुत सुंदर प्रस्तुत। आज के हमारे इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और अनेक बच्चों ने प्रतिभाग किया। जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, सबको मैं बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुतियां रहीं। और ये बात तो हमें माननी पड़ती है कि बच्चे को तत्काल विषय दिया जाता है और उस पर उसको बोलने के लिए कहा जाता है। और हमने देखा कि इन कार्यशालाओं में भाग लेने वाले, प्रतिभाग करने वाले बच्चे जरा भी झिझकते हैं। विषय मिलने के बाद तत्काल बोलना शुरू कर देते हैं। और यही देखा जाता है आगे चल के आपके जीवन में, यही होगा। ये बड़ी निर्णायक कार्यशाला है, बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। और आज की हमारी सबसे छोटी छात्रा हैं वर्तिका विष्ट, जो कक्षा 4 की हैं, और उनका विषय था मेरी मम्मी सबसे अच्छी। बहुत अच्छा बोली अपनी मम्मी के बारे में। और हमारे बीच बंगलौर से कुमारी प्रशिष्ट कुमरावत हैं, जो संभवतः पहली या दूसरी बार जुड़ रही हैं। इसी तरह से कुछ और बच्चे हैं जो काफी अंतराल के बाद जुड़ रहे हैं। तो सबसे अनुरोध है कि वो जल्दी जुड़ा करें इन कार्यशालाओं से, क्योंकि कार्यशालाओं का लाभ उठा लो। एक समय ऐसा आएगा आप जब 12वीं पास कर लेंगे तो आप इन कार्यशालाओं से जुड़ ही नहीं पाएंगे, और अभी आप प्रतिभाग कर सकते।
आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवकी शर्मा जी कर रहे हैं, जो कक्षा 6 के छात्र हैं, तृतीय मध्य प्रदेश से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा। आदरपूर्वक वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद उनको विषय दिया जाएगा, विषय पर बोलेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि अर्चित जैन जी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, सेंट पॉल स्कूल उदयपुर राजस्थान से। आप काफी दिनों बाद जुड़ रहे हैं इस कार्यशालाओं में और आपने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया। साथ ही साथ आपका जो विषय था, बाल प्रहरी पटल से जुड़े बच्चों से मेरी अपील, उन्होंने अपील में बहुत सारी बातें, उसमें से एक बात यह थी कि हमें इन कार्यशालाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और बच्चे हर कार्यशाला में प्रतिभाग करें। इससे हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही और हम स्कूल में भी बेहतर कर पाएंगे। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि इन कार्यशालाओं में पूरे समय बैठे, ये नहीं कि थोड़ी देर बैठे, अपनी प्रस्तुति दी और उसके बाद निकल गए। नहीं, पूरा समय देखें, औरों को भी सुने और कैसे प्रतिभा करें, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। अर्चित जी के इस विषय पर जो प्रस्तुति है बहुत ही अच्छी रही। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए और प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संग्राम सिंह रावत जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं और उन्होंने जैसा बताया कि वो 23 नवंबर को जो अल्मोड़ा में बड़ी कार्यशालाएं हुई थी, प्रतियोगिताएं हुई थी, उन्होंने निर्णायक की भी भूमिका निभाई। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि वो विज्ञान पढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और एक बड़ी प्रेरक कहानी सुनाई। प्रेरक नहीं, रोचक भी थी और उस कहानी से बच्चे काफी सीख ले सकते हैं। बढ़ई और लोहार कैसे यात्रा करते हैं साथ साथ, और पत्थर को कैसे एक आकृति दे देते हैं, शेप देते हैं और पत्थर बाद में उसकी पूजा शुरू हो जाती है। तो हमारा जो बच्चों का जीवन है, हम विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय में अच्छी पढ़ाई करें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। इन कार्यशालाओं से जुड़ें और अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। उन्होंने प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, कहानी सुनाई। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी नेतृत्व जुड़ते हैं और जुड़कर बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों की प्रतिभा के प्रस्फुटन में इन कार्यशालाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इन कार्यशालाओं में वही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं जिनको सामान्य ज्ञान जिनका अच्छा हो, पढ़ रहे हो, पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकों भी पढ़ रहे हो और जिनमें सकारात्मक सोच हो। पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और पढ़ाई के बल पर ही एक रंग राजा बन सकता है, बड़ी ऊंचाई पर जा सकता है। ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास करें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके से बहुत बहुत हार्दिक आभार देते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर सुखमानी जी जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां आ रही हैं, बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, बच्चों को प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक बने। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी,
आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय डॉक्टर DS बोरा जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, आदरणीय मीनाक्षी मैडम, आदरणीय भगवती कुसाई मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा प्रदान करते हैं, चार चांद लगा देते हैं। हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और इस त्वरित भाषण कार्यशाला में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, उसमें अभिभावकों का सहयोग प्रतिबिंबित हो रहा है। अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को प्रेरित करते हैं इन कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए और उनको सारे साधन मुहैया कराए। एकांत कक्ष, एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप या टैबलेट या PC, जो भी जिसको उपलब्ध है, बच्चा उसी के द्वारा अपनी प्रस्तुत देता है और मानसिक रूप से तैयारी करके आता है कि जो भी उससे पूछा जाएगा उस पर बोलेगा। और जो बच्चा प्रण कर लेता है कि हमें कोई भी विषय दिया जाए हम उससे बोलेंगे, चाहे 2 ही मिनट बोले लेकिन बोलेंगे, तो निश्चित रूप से 2 की जगह 5 मिनट बोल जाते। दृढ़ निश्चय की बात होती। तो अभिभावकों के सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रमों का सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके और इन कार्यशालाओं में नित्य प्रति लगे रहते। उनका तन मन धन सब कार्यशालाओं के लिए समर्पित है। उनके भीतर एक तीव्र उत्कंठा है कि बच्चों के लिए अधिक से अधिक क्या कर सकें, उनके व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए कितनी अच्छी से अच्छी कार्यशालाएं ला सकें। मैं आदरणीय करोला जी के प्रयासों को पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी साक्षी विश्व को सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। साक्षी जी। जी सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपकी इन्हीं बातों से मुझे आखिरी तक जुड़ने का मन करता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि आपके इतने अच्छी बातों से मुझे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने आज के अध्यक्षता कर रहे देवज्ञ शर्मा कक्षा 6 द्वितीय मध्य प्रदेश से। भैया क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? देवज्ञ शर्मा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अपने छोटे प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पहले छोटे प्रतिभागी है कार्तिक पाठक कक्षा 7 खतीमा उधम सिंह नगर से। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? भैया आपकी आवाज पहुंच रही है और आपका विषय है आजकल स्कूल से बहुत सा होमवर्क मिलता है। जी बहन, धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और मेरे विद्यालय का नाम सिटी गवर्नमेंट स्कूल और मैं खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। तो आज का मेरा त्वरित भाषण का विषय है आजकल हमें स्कूल से बहुत होमवर्क मिलता है। तो ये सही बात है, आजकल स्कूलों से हमें बहुत होमवर्क मिलता है क्योंकि अगर हम बढ़ती क्लासों में जाएं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें तो कम ही होमवर्क मिलता है, लेकिन अगर 5th, 6th, 7th, 8th अगर इन स्टैंडर्ड्स में हम जाएं तो सब्जेक्ट और बढ़ते हैं और ज्यादा होमवर्क मिलता है। कुछ टीचर्स तो एक ही दिन में चैप्टर खत्म कर देते हैं और सारा होमवर्क दे देते हैं। तो यही वजह है क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड बढ़ता है, जैसे हम 12th में जाएंगे या 11th में जाएंगे तो वहाँ तो बहुत होमवर्क देते हैं और बहुत लिखने को भी मिलता है क्योंकि जो मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो ज्यादा पढ़ाते नहीं है लेकिन खाली लिखाते ही हैं और होमवर्क ज्यादा दे देते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जैसे कि
मैथ्स है, मैथ्स में तो बहुत होमवर्क मिलता है। जैसे 5 एक्सरसाइज होगी, 3 एक्सरसाइज घर में दे देंगे और 2 एक्सरसाइज स्कूल में समझा देंगे। और बहुत से टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जब होमवर्क कंप्लीट ना हो तो मारते भी हैं। तो हमारे स्कूल में तो ऐसा ही होता है, और अगर आपके स्कूल में भी ऐसा ही होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा ही होता है। अगर 5 एक्सरसाइज मैथ्स में होंगी तो 4 या 3 एक्सरसाइज घर के लिए दे देंगे और 1 एक्सरसाइज स्कूल में करा देंगे। तो यही था मेरा आज का विषय। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने बताया कि आपके वहाँ बहुत ज़्यादा दिया जाता है होमवर्क, और होमवर्क ना करने पर भी आपको आपके स्कूल में आपको मार भी पड़ती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपने छूटे हुए दूसरे प्रतिभागी सिद्धि बिष्ट, कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए हिमांशी रौतेला, कक्षा 7 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? तो इसी के साथ हम आज के छूटे हुए आखिरी प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं, सुविज्ञा शर्मा, कक्षा 9 द्वितीय, मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप यहाँ उपस्थित हैं? तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। हमने जुगनू नहीं आफताब देखा था, हमने जुगनू नहीं आफताब देखा था, छोटी गली से बड़ा ख्वाब देखा था, छोटी गली से बड़ा ख्वाब देखा था। ना की परवाह हमने कमजोर परों की, ना की परवाह हमने कमजोर परों की, हमने तो बढ़ उड़ने को आसमान देखा था, हमने तो बढ़ उड़ने को आसमान देखा था। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर। जी साक्षी दीदी, बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है? साक्षी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने आज के कार्यक्रम का जो संचालन किया वो बहुत ही शानदार रहा, और आपको जिस विषय पर प्रस्तुति देनी थी वो विषय की प्रस्तुति के लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं जुड़ा तो था, लेकिन बहुत सी बातें मैं सुन नहीं पाया बीच बीच में। मैं यात्रा में था, अभी बस से उतर के मैं भोपाल में यहाँ पे आया हूँ एक कार्यक्रम में, तो बस से उतर के आया हूँ। आपका पूरा प्रोग्राम जो है बच्चों का, आपकी जो त्वरित भाषण की प्रतिक्रिया थी वो मैं यात्रा में ही सुनता जा रहा था। चैट बॉक्स पे बीच बीच में मैं चैटिंग भी करता जा रहा था आपकी। तो आपको प्रस्तुति के लिए भी ढेर सारी बधाइयां और टोकरी भर भर के स्नेह आशीष प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज बाल प्रहरी का जो कार्यक्रम है वो त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में 797वां कार्यक्रम है, और 2 पायदान हम दूर हैं, 800वें कार्यक्रम के दरवाजे खटखटा रहे हैं और कॉल बेल पे वो आवाज पहुंच रही है 800 कार्यक्रम के ऑनलाइन चौखट पे। तो इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री संग्राम सिंह रावत जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज सुनौली अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। और आपने बच्चों की उपस्थिति को सराहा, बच्चों की प्रस्तुतियों को स्नेह दिया, और आपने श्रम की महिमा के ऊपर और चट्टाने और चोट और पत्थर की जो कहानी थी, जिसमें हम जब तक कठिन रास्तों से संघर्ष करके नहीं गुजरते तब तक हम सुखानुभूति और मान सम्मान और उच्च शिखर पर नहीं पहुंचते। तो ये बहुत ही प्रेरणास्पद किस्सा आपने सुनाया आदरणीय रावत जी, और निश्चित रूप से हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने दोस्त इस बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत प्रेरणास्पद कहानी है कि हम अपने जीवन में जब तक संघर्षों से 2-4 हाथ नहीं लड़ाते हैं, तब तक हम कठिनाइयों के दौर से नहीं गुजरते हैं, जब तक हम आनंद और सुख की अनुभूति के लिए अपने ऐश्वर्य और सुखों को दूर नहीं रखते हैं, तब तक हम शिखर पर नहीं पहुंच सकते। जितने भी
लोग आज सफलता के शिखर पर परचम लहरा रहे हैं, वो सब के सब इन्हीं संघर्षों के पथों से होकर गुजरे हैं। बहुत सारी चोटें जो है उन्होंने खाई हैं और बहुत सारा कठिन परिश्रम किया है। तो बहुत आभार आपका। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अर्चित जैन भैया जो राजस्थान उदयपुर से जुड़ते हैं, लेकिन वो भी बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। आपको हम लोग मिस करते हैं, आपकी याद मंच पर होती है, तो आप भी जुड़ा कीजिएगा। आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता का भार वहन करने वाले हमारे दोस्त देवज्ञ शर्मा जी जो दतिया मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। संचालन करने वाली हमारी दोस्त साक्षी जी जो अल्मोड़ा से हैं, और बहुत ही शानदार संचालन आपने किया। एक बार पुनः आपको बधाइयां। प्रतिभाग करने वाले जितने भी दोस्त हैं, ओजस्वी जी, कार्तिक पाठक जी, हर्षिता जोशी जी, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जाने पहचाने हमारे दोस्त हैं जो नित्य जुड़ते हैं। रेणु ओझा जी, अभिश्री गुप्ता जी, आदित्य बोरा जी, सिद्धि बिष्ट जी, प्रशस्ति कुमरावत जी कर्नाटक से, ये कभी कभी जुड़ती हैं, हमारी नई दोस्त हैं। आपको भी हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। सृष्टि रावत जी, आप नित्य प्रति जुड़ती हैं। हिमांशी रौतेला जी, कार्तिक बिष्ट जी और सुविज्ञा शर्मा जी। आज के कार्यक्रम में आपको जो विषय दिए गए थे, तो एक तो आप जितने भी दोस्त आप बात रखते हैं तो आप बोलते हैं टॉपिक दिया गया है। टॉपिक जो है वो अंग्रेजी का एक शब्द है जिसमें पूरी एक विषय वस्तु को केंद्रित करके कोई पाठ होता है। तो हम त्वरित भाषण के जो है वो शीर्षक होते हैं, और त्वरित भाषण के इन शीर्षकों को केंद्रित करते हुए हम अपनी बात को अपने अंदाज में व्यक्त करते हैं। तो ये जो आज के जो विषय दिए गए थे उनमें हम देखें तो बहुत आनंदित करने वाले विषय थे। मुझे सबसे बढ़िया विषय जो लगा कि मुझे डोगरी भाषा में बोलना अच्छा लगता है। यदि मैं कहूं कि मुझे निवाड़ी भाषा में बोलना अच्छा लगता है, मुझे मालवी बोलने में अच्छा लगता है, मुझे गढ़वाली बोलने में अच्छा लगता है, मुझे कुमाऊनी बोलने में अच्छा लगता है, तो ये अपनी अपनी भाषा से हम प्रेम कितना करते हैं। और हम उनसे बचपन से लेके अपनी माँ के मुंह से, घर में भैया बहन पापा के मुंह से जो आवाज सुनते हैं वो हमारी जो है वो दूध बोली होती है, हमारी मातृभाषा होती है। तो डोगरी भाषा जो अपने आप में बहुत लोकप्रिय भाषा है, और डोगरी के जो सशक्त रचनाकार हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं डोगरी में। मुझे लगता है कि कश्मीर की एक बहुत प्राचीन भाषाओं में से डोगरी भाषा भी है। तो इस विषय को लेकर रकमुट्टी जम्मू से अभिश्री गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी। मैं देख रहा था कि जो विषय हमारे सामने आए हैं कि घरों में काम जो है तो मम्मी की मदद करनी चाहिए, तो इसमें एक बहुत बढ़िया बात आई थी कि मम्मी भी हमारे जैसे एक इंसान है, तो हमको मदद करने में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। जितने भी घर के काम है उनमें अपना हाथ बटाना चाहिए। फिर एक दिन मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा। तो सपने जो होते हैं वो हमारे चिंतन को, हमारा जो मानस पटल है उसको उद्वेलित करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत ही सुंदर कोट है कि सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमारी नींद को उड़ा देते हैं। तो सपने जो होते हैं उन्हीं से बड़े बड़े नए नए आविष्कार होते हैं। हम यदि सपने में कोई महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, खतरनाक चीज देखते हैं, तो वो क्या होती है और उसका जिक्र यहाँ पे हम कैसे कर पाते हैं। बाल प्रहरी पटल पर जुड़े बच्चों से मेरी अपील अर्चित जैन जी के माध्यम से थी। तो ये बातें जो होती कि हम क्या अपेक्षा करते हैं, उनमें बाल प्रहरी मंच में हम क्या चाहते हैं, वो चीजें इसमें शामिल होती हैं। फिर एक बात आई थी कि मुझे अपने पापा, अपने पिताजी से कहना है। तो इसमें जो बात थी, आदित्य बोरा जी बहुत ज्यादा चिंतन नहीं कर पाए। इतनी सारी बातें अपने पापा से कहने की होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जब मंच पर हम आते हैं तो कई चीजें हम भूल जाते हैं। तो हमें ध्यान चिंतन करने की आवश्यकता होती। त्वरित भाषण में जो शीर्षक आते हैं, त्वरित भाषण विधा अपने आप में अनोखी विधा कही जाती है, क्योंकि
हमारा मानस पटल यदि सुप्तावस्था में है और उसमें कोई एक शब्द डाल दिया जाता तो वो उत्प्लावन जैसा होने लग जाता, विचारों की तरंगे जो है वहां पे मंडलाने लग जाती हैं और लहरें उठती हैं। और यदि हम चिंतन करते हैं तो यदि ये विषय आया है तो पापा से मुझे कहना है तो सुबह से शाम तक की जितनी चीजें वो सब आ जाती हैं। मम्मी के काम में हाथ बटाना, तो जो जो हम कर सकते वो सब चीजें बोली जा सकती है, लेकिन हमें चिंतन करने की जरूरत होती है। जब आपके सामने कोई विषय आते हैं कि सब्जी में नमक अधिक हो जाता है तो हम अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हमें अपने स्कूल में विद्यालय में शिक्षिकाओं से कहना है तो हम क्या कहना चाहते हैं। अल्मोड़ा की बाल मिठाई के पे बहुत सारी कल बातचीत हुई थी, आदरणीय उदय किरोला सर को इस बारे में सभी लोगों ने बधाई भी दी थी कि जो नवोदित दादाजी के रूप में अल्मोड़ा की बाल मिठाई का स्वाद हम लोगों ने मंच पर लिया। तो ये जो है अपने आप में लोकप्रिय विषय, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं। मेरी प्रिय सब्जी में 3-4 सब्जियों के नाम जो है प्रशस्ति जी के द्वारा बताए गए। तो हम जो चीजें रखते हैं, मेरी पुस्तक जो छप गई है, सुविज्ञा शर्मा जी को एक विषय शीर्षक मिला था, मेरा मन भी ऑनलाइन संचालन करने का है, और 13 नवंबर का बाल मेला। तो ऐसे जो विषय हैं, ये सारे विषय हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द के विषय होते हैं, और इन विषयों पे यदि हम चिंतन करें तो थोड़ा सा भी यदि चिंतन करते हैं तो बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। मुझे वो झांसी वाली दोस्त का नाम याद आ रहा है, आर्या, जो उनको कोई भी विषय दिया जाता है तो वो बहुत लंबे समय तक वो बोल लेती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों की बातें वो अपने त्वरित शब्दावली में कह पाती हैं। तो क्या क्या नाम है, मुझे नाम या आर्या सरनेम याद आ रहा है, झांसी से हैं वो। तो जबरदस्त है ऐसी मंत्रिता जी, सृष्टि आर्या। तो वो उनके पास में जो विषय वस्तु का भंडार होता है तो कई बार हमको चिंता हो जाती है कि दूसरे बच्चे कब बोल पाएंगे तो ये कला कौशल तभी आ पाता है दोस्तों जब हम अपनी बात के लिए चिंतन करते हैं, सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के कार्यक्रम में जितने भी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी बातें रखी, त्वरित भाषण के लिए आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि आप जो है रेडियो से, अखबारों से, टेलीविजन से, अपने विषय की चीजों से जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना सहभागिता करेंगे, उतनी चीजें आपके मानस पटल पर आएंगी और शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो ये इसकी तैयारी का एक सूत्र होता है त्वरित भाषण के लिए। वाद विवाद में भी लगभग ऐसी ही बातें होती हैं। तो आदरणीय उदय किरोला सर की जो इस कार्यशाला है कि जो विभिन्न जो विषय है वो बहुत ही रोचक विषय होते हैं, और हम चलते चलते इन विषय पे बातचीत कर सकते हैं। और आज आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें साझा की। आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं एक बार पुनः ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम है बना रहे इसी तरह से। और आपको जो प्रमाण पत्र मिलते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को फाइल अप कीजिए, उनको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो आप उनको पब्लिश कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए, और अच्छी जो सफलताएं होती हैं उनको हम बार बार देख के अगली सफलता के लिए नया स्टेप तैयार करते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार पुनः आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ, बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं भेजता हूँ। आप इसी तरह से निरंतर जुड़ें और अपने दोस्तों को जोड़ें, अपने विद्यालय में भी इन चीजों की चर्चाएं करें। आज के कार्यक्रम में अनेक साथी जुड़े हुए हैं और चैट बॉक्स पे भी निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं। मैं सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, शिक्षाविदों को, शिक्षक साथियों को, साहित्य रचना धर्मियों को और नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हुए आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामपलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर को कोटिशय वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देने के पहले शुभरात्रि कहते हुए मैं एक बार पुनः सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त साक्षी बिष्ट जी को मंच सौंपता हूँ। साक्षी दीदी, बहुत बहुत बधाई, शुभ रात्रि, धन्यवाद। साक्षी दीदी।
जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी जो ये स्माइल है मुझे ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हर किसी में किसी की खूबियाँ होती है, तो मुझे आपकी स्माइल से बहुत अच्छा लगता है और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माता-पिता एवं विद्यालय के गुरुजनों का आशीर्वाद से ही नहीं, बल्कि इस पटल में अगर मैं जुड़ रही हूँ, तो आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाए, तो मैं आगे अपने देश का नाम रोशन करूँगी। और इसी के साथ मैं कुछ 2 पंक्तियों के साथ मंच आदरणीय श्री उदित किरोला सर को सौंपूँगी। इस खूबसूरत शाम से शामिल होके इस खूबसूरत शाम से शामिल होके इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए और उसमें 4 चाँद लगाने के लिए और उसमें 4 चाँद लगाने के लिए और अपना अमूल्य वक़्त हमें प्रदान करने के लिए और अपना अमूल्य वक़्त हमें प्रदान करने के लिए आप सभी को दिल से मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी, साक्षी जी आपको बहुत सुंदर आप आज आपका दूसरा संचालन था, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी। आप प्रतिदिन अध्यक्षीय भाषण के द्वारा अन्य दिन भी अपनी अलग पहचान बनाती हैं। मैं सोचता हूँ हमारे देवज्ञ जी, सुविज्ञा जी क्या जुड़ चुके हैं? जी सर। देवज्ञ जी, तो पहले मैं सुविज्ञा जी को आमंत्रित करता हूँ। सुविज्ञा जी आप उपस्थित हैं क्या? जी सर। हाँ, सुविज्ञा जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपका विषय पहले ही डिक्लेयर हो गया है। आपका विषय है मेरी पुस्तक जो छप गई है। जी, स्वागत है। सुविज्ञा जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुविज्ञा जी, शायद उनका नेट फिर गड़बड़ हो गया है। तो चलिए हम सुविज्ञा देवज्ञ जी दोनों इसका मतलब नहीं जुड़े हैं, तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हिमांशी जी को भी पहले बुलाया गया। हिमांशी जी तो नहीं दिख रही मेरे को, तो मैं एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा और इस पटल को आप सबका स्नेह बना रहेगा। और कल हमारा अभिभावक सम्मेलन है, जैसे मैंने पहले बताया। उसमें इस पटल पर जितने भी अभिभावक नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, उनके माता पिता भाई बहन बड़े कक्षा 12 से बड़े, वो इस पटल पर अपनी सहमति दे सकते हैं। सादर आमंत्रित है। ग्रुप में सूचना डाली गई है, इंडिविजुअल भी साथियों को सूचना डाली गई है। तो एक बार मैं फिर सुविज्ञा जी, देवज्ञ जी, कोई साथी जुड़े हो तो आमंत्रित करता हूँ। तो आदरणीय पांडे सर कार्यक्रम को समेटते हैं। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संग्राम सिंह रावत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलता रहेगा। और जितने भी साथी इस पटल पर अंत तक जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जिनमें हमारे बीच अनीता जैन जी हैं, चंद्रकला वर्मा जी हैं, गंगा आर्य जी हमारे बीच हैं, हेमंत चौक्याल साहब बहुत समय बाद जुड़े हैं, कल भी सर आप जुड़े थे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में ललित तिवारी जी जालंधर से हमारे बीच जुड़े हैं और मीनाक्षी जी ताड़ीखे से हमारे साथ हैं, नरेंद्र पाल जी हॉलबाग से। और इस कार्यक्रम में रेखा वर्मा जी और संतोष मालवी साहब, सविता वैश्य जी जुड़े हैं। तो मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए एक बार फिर आमंत्रित करता हूं। अगर कोई साथी छोटे हैं, जुड़ चुके हैं, जिनका नाम सूची में है, तो मैं आमंत्रित करता हूं। चलिए, कोई नहीं है तो मैं एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका स्नेह मिलेगा। कल के कार्यक्रम के लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं अभी से। कल का लिंक भी भेजा जाएगा और जो साथी उसमें जुड़ना चाहें वो अपनी सहमति भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और